वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जो कि एक बार फिर कशीदगी की लपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यमन के हौजियों की जानिब से सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़ज़ा ही में तबाह करने का दावा किया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब हौजी ग्रुप ने सना एयरपोर्ट पर मुबैना सऊदी फ़ज़ाई हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। और आज अलग सुबह इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौजियों की जानिब से हमला किया गया और ये एक नई अस्करी कशीदगी का आगाज़ हो चुका है। क्या सऊदी अरब और हौजियों के दरमियान महाजराई मजीद शिदत इख्तियार करेगी और इस के खित्ते के सलामती और आलमी सूरत हाल पर क्या कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? आज इन्हीं अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो कशीदगी की बात भी करेंगे, लेकिन ये यमन में जिस तरह से पहले से तो हुकूमत थी, लेकिन हौजियों का भी एक कंट्रोल था। वो सऊदिया के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अटैक्स किए और सऊदिया भी ये बात कह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको फ्रेम इस तरह से किया है। वो जो आपने कल उनका बयान भी सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब तो अबनाए हुर्मस के मुहाफ़िज हम हैं, हम 20% लेंगे। अब्बास इराकी साहब कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल लेना चाहिए 20%, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा और हम इससे थोड़ा कम लेंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो अब सही होने की तरफ जाएंगी या फिर ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं? सर, आपकी ऑडियो बंद है अब्दुल्ला साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, तो वो कशीदा इसलिए भी हो रही है क्योंकि शुरू दिन से बदनीयती का अंसर मौजूद है अमेरिका की जानिब से। हम ये जानते हैं कि अमेरिका के मफादात के अंदर कहीं भी ईरान के साथ जंग नहीं है और इसका बारहा मुतअद्दद जगहों के ऊपर जिक्र भी आ चुका। और पेंटागन की जो 90 मिनट की ब्रीफिंग दी गई थी, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि ये जंग हमारी नहीं है। और उनके जो साबिक आर्मी चीफ थे, 41st आर्मी चीफ, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं इजराइल की जंग ईरान की जमीन के ऊपर नहीं लड़ूंगा। और इसी वजह से फिर दौरान जंग उनको शैक कर दिया गया था, समेत 13 मजीद जर्नैलों के। उसके बाद हमने देखा कि उनके जो नेवल मिनिस्टर थे उनको भी शैक किया गया और दीगर बहुत सारे लोग, उनके इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट जो है वो भी निकल गई और दीगर भी निकल गए। लुबे लुबाब ये है कि सारे के अंदर अमेरिका जो जाती मफाद अमेरिका का है उसको पसे पुश डाल के डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी न किसी तरीके से नेतन्याहू के ऊपर मेहरबानी का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि खित्ते के अंदर अभी तक इजराइल के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो वहाँ रीजन के अंदर अमेरिकन हेजमनी को मजबूत कर सके और उनका एक एसेट साबित हो सके। ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर आप देखें तो इस टाइम पे अरब दुनिया इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन इजराइल उनके लिए एक हवा है जिसको वो खड़ा करके अरब दुनिया से पैसे बटोरते हैं और अपना असला बेचते हैं। ये तो बात हो गई। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जो बुनियादी शिकें थी उसमें धमकी देना मना था, लेकिन धमकी भी दी गई। और जिस दिन स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात शुरू हुए उस दिन भी धमकी दी गई, जिसके ऊपर ईरानियन वफ्द ने बायकॉट कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने बड़े तरीके से हैंडल किया और उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाए। फिर टेक्निकल बातचीत का दौर भी चलता रहा, लेकिन फिर मैं शुरू से, क्योंकि एबीएन पे भी ये कहता रहा कि ये जंग थमी है, टली नहीं है। और नतीजा यही है कि आपके सामने अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अपनी आवाम के सामने ये तासुर कायम करें कि हम तो अभी तक जंग चल रही है, चाहे वो हल्की फुल्की चल रही है लेकिन चल रही है। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत इजराइल में 27 अक्टूबर को इलेक्शन का इनेकाद ना हो और वॉर कैबिनेट कंटिन्यू करे जैसे कि नाजायज तरीके से वो कई सालों से चल रही है, क्योंकि उनको नविश्ता दीवार है तो इसका बेंजामिन नेतन्याहू का हार, और उनको पता है कि वो हार गया तो वो जेल जाएगा, जिसके लिए पहले ही वो कनेसेट के अंदर भी जब उन्होंने खिताब किया था और फिर जब उन्होंने सदर से बात की थी, इजराइल की नाजायज रियासत के जो सदर हैं उनसे भी 3 दफा दरखास्त की थी कि आप इनको माफ कर दें, जिस पे उनका जवाब ये था कि हम इनको इसलिए नहीं माफ कर सकते क्योंकि यह मामला अदालती है। तो ये बात तो यहाँ आ गई। 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, जिसकी वजह से
से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी का एक शदीद दबाव है, जिसके असरात हमने तब देखे जब कांग्रेस में एक उनके खिलाफ एक बिल पास हुआ जिसके अंदर इख्तियारात महदूद करने की बात थी, जिसको पहले तो इनकार हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट हो गया। दिस शोज के रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने उस बिल की हमायत कर दी और पार्टी में नकब लग गई। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हुए और उन्होंने एक डील करना, एक एमओयू साइन करना मुनासिब समझा, दुनिया के अंदर को धोखा देने के लिए और अपनी आवाम को धोखा देने के लिए। लेकिन अब क्योंकि उनका मीडिया ये कह रहा है बार बार कि ये अमेरिका की शिकस्त है, अमेरिका ने ऐसा ही हासिल किया कि कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, तो ये उनकी डिफीट है मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे थोड़ा सा एक और साइड पे भी, एक और एंगल पे भी आपसे आपकी राय जानने की मैं कोशिश करूंगा। अब ईरान की जहां तक जिम्मेदारियां हैं या फिर यमनी होजी हैं, उनको बैक ईरानी गवर्नमेंट भी करती है, उन्होंने उनको तस्लीम भी किया हुआ है, बहुत सारी सपोर्ट भी उनको देती है। उनके जो हमले हैं कतर के ऊपर हों, कुवैत के ऊपर हों या फिर सऊदीया के ऊपर हों, वो भी तो हमले कहीं ना कहीं पे खतरा है और ये पूरा रीजन एक दूसरे के खिलाफ फिर जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा अगर इसी तरह से हमले जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने कल ही ये बात कही थी कि ये आपको एक ऐसी जंग के अंदर ले जाना चाहते हैं जो तो खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग बन जाए, क्योंकि ये खित्ते के अंदर ईरान के पास एक मिसाइल की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसका खुद अमरीकी जो जराइद हैं और अमेरिका की जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि 70% उनके पास मौजूद है, यानी कि 40 रोज़ा जंग में जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो सिर्फ 30% था। इस दौरान में ईरान के पास कुछ टेक्नोलॉजी का भी हसूल हुआ, जिससे F-35, A-10 थंडरबोल्ट, AKC-135 और ब्लैक हॉक और दीगर जहाज F-15 वगैरह उनको डाउन कर दिया गया, जिससे जाहिर है अमेरिकन जो एरियल सुप्रीमेसी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसीलिए वहां जहाज नहीं बल्कि मिसाइल से ज्यादा ये वारदातें हो रही हैं। हाउएवर, ये जो हौसियों का आपने देखें, यहाँ एक बड़ा इशू है, क्योंकि इन अरब ममालिक के अंदर आपस की भी मखासमत है। सऊदी अरब और UAE के दरमियान आपको याद है कि यमन में अभी कुछ अर्सा पहले जब जंग नहीं शुरू हुई थी तो बहुत टेंशन डेवलप हो गई थी और यमन की हुकूमत जो कि इस टाइम पे सऊदी नवाज है, वो जाहिर है उनका एक अपना मौकफ था और उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो UAE के ट्रुप्स थे उनको वहां से निकल जाने का हुक्म दिया था और काफी एक टेंशन डेवलप हो गई। अब हौसी जो दूसरी जानिब हैं वो वेल ट्रेन्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और ईरान की प्रॉक्सी माने जाते हैं और ये काफी अरसे से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये याद रखिए कि बाबल मंदब अब नेक्स्ट जो बंद होने जा रहा है वो बाबल मंदब है, क्योंकि सऊदी अरब का इन्हिसार जो उनकी जितनी भी तरसीलात हैं तेल की या फिर उनका जो तिजारत है वो 70% बाबल मंदब से गुजरता है, जिससे जाहिर है सऊदी अरब के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अब उर्दन पे, कुवैत पे और बहरीन पर जो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, वो उन्होंने जंग से पहले भी और पिछले साल 2025 में भी बड़ी वजाहत से कहा था। अब्दुल्ला साहब, मुझे ना जल्दी से एक ये भी बात बता दीजिएगा, चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, कि अब ऐसी सूरत हाल में मीडिएटर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि ऐसे में जब दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 100% लाइमलाइट में तो है दोनों के। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुरुस्त मेरे ख्याल में दूसरी आरा नहीं है। जो भी मामलात हैं मुज़ाकरात की टेबल पे ही निकलेंगे। आप देख लें 20 साल जंग अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका लड़ता रहा, आखिर मुज़ाकरात दोहा में करने पड़ गए। अभी मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल साहब 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं और वज़ीर आज़म साहब भी गए हैं कतर के, एक वो ताज़ियत ही है, लेकिन ज़ाहिर है बातचीत तो होती है क्योंकि कतर का एक अहम किरदार है। अमेरिका के 17 बेसेस इस रीजन में मौजूद हैं, जिनमें से 13 मुकम्मल तौर पर घोस्ट टाउन्स के तौर पर सामने आ चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान का किरदार बतौर मीडिया एक्टर बहुत ज्यादा अहम और मेरे ख्याल में लोगों की तवक्कुआत पाकिस्तान से ज्यादा मंसूब हो गई। अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, उसको हमें मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। आपने सबकी सोच में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।